आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर। जो स्टूडेंट क्लास 10 में उर्दू लिए हैं स्पेशल उसके लिए, और जो 8 में है तो उसके लिए तो है ही। तो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं चिकित्सा का चक्कर, जिसके की राइटर है वेद बनारसी। और चिकित्सा का चक्कर जो है एक हास्य व्यंग है। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा अच्छा से विस्तार से जानेंगे, सॉरी विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वेदनासी ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सकों की वेशभूषा, पहनावा और हवा, ठीक है, नुस्खे यानी कि वो जो दवाएं औषधि बतलाते हैं, औषधि निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया। प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सक पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य की व्यंग्य की वानगी को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। देखिए इसमें ऐसा कह रहे हैं कि उसकी आयु जो है वो एक हट्टा कट्टा आदमी है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, और इसकी आयु जो है मतलब कि इसकी आयु है 35 वर्ष, ठीक है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। आप लोग बताइए किसी को बीमार पड़ने की इच्छा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को बीमार पड़ने की इच्छा है। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि आज तक बीमार ना पड़ा हो? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी। लेखक जो है दूसरे किसी को बीमार देख करके उसे बहुत ही इच्छा होता था कि हम भी बीमार पड़े, ठीक है। मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते। खाने पीने का जो अच्छा व्यवस्था जो है, इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसको अच्छा पूरा फुल्ली व्यवस्था दिया जाता है खाने पीने का, और इसे नॉर्मल साधारण अवस्था में नहीं दिया जाता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और ये रियलिटी भी है। दवा की बात और है, खाने को मिलते यूडिक्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी ओढ़ कर मलती, यानी कि उसकी बीवी जो है, लेखक की बीवी, वो ऐसा सोचता है कि अगर हम बीमार पड़ते तो मेरी बीवी जो है अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे सर को दबाती अच्छे से। तो यही कहने का मतलब है। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते। दोस्त लोग वो ये भी सोचता है कि मेरे दोस्त सब मेरे सामने आकर के बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडव जी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है? जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। लेखक कहता है कि अगर हम बीमार पड़ते तो हमारे दोस्त सब आते और हमारे हाल समाचार पूछते, हालचाल पूछते, और कहते रोनी सूरत यानी कि उदास मायूस होकर के पूछते कि कहिए बेडव जी क्या हाल है। तो लेखक को बड़ा मजा आता है ये सब सुन करके, ये सब देख करके। ऐसा लेखक कह रहे हैं तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किए, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। यानी कि लेखक जो है उसको शाम को ही भोजन करने की आदत है। पर आज मैं मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था। एक मिनट, रिफ्रेशमेंट तरोताजा, रिफ्रेशमेंट का मतलब हुआ तरोताजा। अर्थ रिफ्रेशमेंट ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख ना थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। उसकी वाइफ जो उसे खाने के लिए पूछती है, खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल
मैं मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। लेखक कहता है कि आज स्कूल में मैं मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। कम क्यों हो गया? उन्होंने कहा विशेष ना सही। उसकी वाइफ कहती है कि विशेष ना सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना। उसकी वाइफ कहती कि विशेष ना सही। जब लेखक ऐसा कहता है ना कि मुझे कुछ विशेष भूख नहीं है, तो उसकी वाइफ कहती है कि कुछ विशेष भूख ना सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना। उसकी वाइफ जो है वो सिनेमा जाती है। क्वेश्चन में बिहार एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें भी दिया होगा शायद, देख लेंगे आगे। विशेष ना सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। उसके बाद कहती है कि हमें आने में देर हो जाएगी, खा लेते तो अच्छा होता। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूड़ियां थी। लेखक का थोड़ा खाना देखिए, 12 पूड़ियां थी और वह रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल संभवतः है कुछ खट्टा हो जाएगा। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। वो जो है खाना पीना खा करके चारपाई पर जो है लेट गया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, सॉफ्ट। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिने और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर पहुंच रहा है। उसके बाद 3 बजे मतलब लेखक का आंख खुलता है और उसे पेट में ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर के पेट में वो कर रहा है, पहुंच रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोग का रामबाण, अमृतधारा ही की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, यानी उसकी कुछ बूंदे जो है वो पान मतलब पिया। दोबारा दवा पी, पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजा। उसको जो है दर्द जब हुआ, दर्द में कोई कमी नहीं हुआ, तो वो जो है रात में ही डॉक्टर के पास कुछ आदमी को भेजता है, एक आदमी को भेजता है। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। डॉक्टर जो है वो सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ लाए। सूट को वे ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम पड़ता जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी ना कहने पाया था कि आप बोले। डॉक्टर कहता है कि जवान दिखलाइए। डॉक्टर लेखक से कहता है कि आप अपना जवान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। लेखक कहते हैं कि जो प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, वही मजा जो है डॉक्टर को मरीजों की जीभ देखने में आता है, ऐसा लेखक कहते हैं। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि आप 2 खुराक, हाँ, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। मतलब अस्पताल बंद था इसलिए दवा से बाहर से मंगाना पड़ा। खैर चंद्रकला फार्मेसी के दवा मंगवा लीजिएगा, वहां दवाइयां ताजी मिलती है। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। डॉक्टर कहते हैं कि चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, दवा पीजिएगा ताजी, मंगवा लीजिएगा, वहां दवाई ताजी मिलती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गरम बोतल से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी ना थी।
देखते देखते जो लेखक के पेट में छाले पड़ गए, लेकिन जो दर्द में कमी नहीं हुआ कुछ भी। दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर, लोग देखने के लिए आने लगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोपहर हुआ, शाम हुई, दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर, लोग देखने के लिए आने लगे। लेखक ऐसा कहते हैं कि दर्द ने ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर, लोग देखने के लिए भी आने लगे। ठीक है। मेरे घर पर मेला लगने लगा। उसके घर पर जो है लोग, इतने लोग आने लगे। वही लेखक कहता है कि मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ ले आता था। हाँ, ऐसा ये है कि अभी गांव घर में भी देखा भी जाता है कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए और उसे अगर कोई इंसान देखने के लिए आए, मतलब बहुत सारा आदमी जब आता है, सब अपने अपने साथ एक एडवाइस, फ्री एडवाइस दे के जाता है। तो उसी तरीका से सब अपना नुस्खा बताते गए लेखक को। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ ले आता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। लेखक तो कहता है कि कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा अजी चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कुछ ना चीज बाकी नहीं रह गई, जिसे लोगों ने ना बताई हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा फिरती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? रामकृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। लोग जब सलाह दिए ना कि कब तक ऐसा काम चलेगा, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, तो जो है लेखक जो है फिर चूहानाथ कहाँ है? चूहानाथ कातर जी वो एक डॉक्टर थे, नाम भी अजीब है। बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उसके माँ बाप का दोष है। यदि मुझसे उसका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन से FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ क्या कहेंगे, कुछ लोगों का सौंदर्य, सुंदरता। हाँ, तो इसलिए हम कहा थे कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। जिस तरीका से बहुत सारे लोगों का सुंदरता से रात में बढ़ जाता है, उसी तरीका से डॉक्टर का फीस जो है वो रात में बढ़ जाता है, और साथ में नखरा अलग से बढ़ जाता है उसका। तो वही यहाँ कहा गया, डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म करिए, तब तक एक दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई। पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोचकर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और बोले, मुझे सांत्वना देकर चले गए। सांत्वना दिलासा देकर चले गए कि ठीक हो जाएगा, ये सब दिलासा देकर के चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गया था। दूसरे दिन जो है प्रातःकाल पीड़ा यानी कि दर्द जो है, परेशानी और रफू चक्कर यानी खत्म हो गया था। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे।
बराबर डॉक्टर चौहानाथ कातरजी की दवा पीता रहा। 18 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। यानी दवाई इतना कड़वा था, वहां कहा जा रहा है कि दवाई के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दिया जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है। जब मतलब लेखक कहते हैं कि अब तो दवाई पीने की आवश्यकता नहीं होगी, ना होगी, तो डॉक्टर कहते हैं कि यह तो आपकी इच्छा है, इच्छा पर यदि आप काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे मरीजों के नाम सुनाए। यानी कि जब डॉक्टर के पास लेखक गए तो डॉक्टर महोदय ने ऐसे मरीजों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फर्क उठी। भला मुझे ऐसे मरीज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मालूम नहीं। ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातरजी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। यानी लेखक कहते हैं कि डॉक्टर साहब जिन मरीजों के नाम बोले थे तो उन सब के जो है रोती हुई आंखों के उसका स्वरूप जो है लेखक के रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगे, नाचने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्द का है, परंतु डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। जब लेखक भेजते हैं किसी आदमी को डॉक्टर साहब के पास तो उसे बुलाने के लिए भेजते हैं, तो मतलब वो नहीं होते वहां, और जो है कि वो आदमी आकर के कहते हैं लेखक से कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत का क्या थी उनका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त ना हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटे बदल रहा था। दर्द के मारे कहा गया कि हवाई जहाज के पंखे की तेजी से, जिस प्रकार से हवाई जहाज का पंखा तेजी से घूमता है, उसी तरह से लेखक जो है करवटे चेंज कर रहा था। दर्द के मारे पेट में इतना दर्द था उसे कि वो करवटे बार बार चेंज कर रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। यानी कि मित्र और घर वाले, उसके मित्र मतलब दोस्त जो होते हैं वो और घर वाले सब मिलकर बातचीत करते हैं कि अब क्या किया जाए, किस डॉक्टर को बुलाया जाए कि ठीक होगा जल्दी से जल्दी। पर निशास्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी बात मानना था, कोई ना किसी की बात मानना था, ना कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए और कौन कौन पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य
स्वर्गीय रंज चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए परंतु ना वैद्य जी आए ना भेजे गए। सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर आयकर बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे हुए बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घंटी एकादशी का योग है। पंडित जी को बुलाया गया तो ये वो मतलब पंडित जी है ये सब कहने लगे, उसके सप्ताह उनके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे अतएव बुलाना ही आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कोई आध घंटे बाद बैठी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे, यानी कि वैद्य जी जो धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज की कुश्ती लड़कर आ रहा है। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी फिर दूसरे हाथ की। बोले वायु का प्रकोप है। वैद्य जी बोले वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब स्थूल का कारण बनता है। कविराज की मालूम नहीं क्या बक रहे थे और तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे की संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवाई तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि दरअसल अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी दर्द अवश्य कम हो जाता, थोड़ा मतलब बीच बीच में दर्द कम हो जाता था, पर पूरा दर्द ना गया। दर्द कम हो जाता लेकिन पूरी तरह से दर्द खत्म ना हुआ। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही ना था। सीआईडी के सबसे पीछे पड़ा था। दर्द जो है लेखक के पीछे सीआईडी के से पीछे पड़ा था। उसके चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम। आराम देती थी कम और जो है कि दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया। हकीम भी सही।
बहुत लंबा वो है चिकित्सा का चक्कर चैप्टर। आगे देखते हैं, हकीम साहब आए। यद्यपि मैंने अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। यानी कि सर्दी, ठंड ज्यादा ना थी, लेकिन मतलब ठंड आने के जब मौसम होता है तो हल्का हल्का ऊनी कपड़ा आदमी जो हल्का हल्का पहनने लगता है। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा चूड़ीदार पजामा बनने वाला था। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहड़ी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था, जूता जो है कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि हकीम साहब जो है वो पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दियो। हकीम साहब जो पतले दुबले थे, और लेखक ऐसा कहते हैं कि वो पतले दुबले इतने थे कि मतलब मालूम पड़ता था कि वो अपनी तंदुरुस्ती जो है वो अपने मरीजों को बांट दिया हो। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ। यानी कि रहते थे बनारस में, हकीम साहब रहते थे बनारस में, लेकिन लखनऊ में काम करते थे। कान काटते थे यहाँ कहने मतलब वही है कि काम करते थे। आते ही मैंने सलाम किया, उसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके हाथ में है। लेखक जो कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ, यह जिंदगी जो है अब आपके ही हाथ में है। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? यानी ऐसी बातें, गुफ्तगू यानी कि ऐसी बातें भी भला कोई करता है? तो चलिए आप आगे देखते हैं। कहाँ थे? हाँ, हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? भला ऐसा भी कोई बातें करता है? वही गुफ्तगू मतलब बातें ही हुआ। मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनंद फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस से नहीं हिंदुस्तान में लुकमान, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तशरीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। यानी इंशाअल्लाह जरूर जो है दर्द वो खत्म हो जाएगा। शिफा खत्म होना वही। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखेगा कि आजकल दवाइयां लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताजी दवाइयां मिलती है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को
और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए कीजिए। एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए। यानी कि मतलब कि लेखक जो है, लेखक को हर आदमी जो आता है नया नया सुझाव देता है, जिसके कारण वो कितना ही डॉक्टर को एक्सचेंज कर चुके थे, कितना ही डॉक्टर का दवाई वो खा चुके थे, पर दर्द में कोई कमी नहीं था। इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होगा, कितनी जल्दी से लाभ, यानी शीघ्रता यानी जल्दी से लाभ होगा। तुरंत बोले साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है साहब, जादू का काम करती है, जादू का। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए। प्रकृति चिकित्सा यानी कि प्रकृति का जो चिकित्सा होता है वो कहते हैं कि गीली मिट्टी को पेट में लपेट करके धूप में बैठिए। मैं तो पहले ही सोच रही थी, बैठिए, एक हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उसके ससुर यानी लेखक के ससुर जो है वो एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। यानी कि उसकी नानी की जो मौसी है वो कहती है कि मैं पहले ही सोच रही थी कि एक ऊपरी खेल है। ऊपरी खेल वही जादू टोना। मैंने पूछा, यानी लेखक पूछते कि यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली बेटा सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देख कहने लगी देखो ना किसकी बरनी कैसी लगी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो इससे तुम्हारे हर्ज की क्या हो, तुम्हें इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ। यानी कि दवाई लेने से तरह तरह के डॉक्टर से दवाई लेने के बाद तरह तरह से राहत होता, लेकिन पूरी तरीका से वो बीमारी खत्म ना होता और पूरी तरीका से राहत ना होता। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में ना हो सकती लखनऊ में हो सकती है, वहां सभी साधन है। तब तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा मुंह जीव जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबरा ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित ही हुआ। डॉक्टर बोले किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं तुम्हें पैरिया है। यानी कि लास्ट में जो डॉक्टर को एक आदमी जो डॉक्टर को लेकर आए, मेहरबान आदमी जो लेकर आए डॉक्टर को, वो डॉक्टर देखते ही हंसे और बोले कि किसी की यह सूझा नहीं कि तुम्हें पैरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सा के यहाँ जाकर दांत निकलवा दीजिए। डॉक्टर जो वो कहते हैं कि किसी दंत चिकित्सक के पास जाकर के अपना दांत निकलवा दीजिए।
मैं अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया, यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलवाया कि 3 रुपए की दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, कुछ दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। ये सब सुन करके जो है लेखक को जो है पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपये मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वो बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? यानी लास्ट में जब उसका सुझाव, जब उसकी पत्नी का ही सुझाव उसे समझ में आया, तो वही लेखक कहता है, जो तुम्हें इतना मतलब कि जो तुम्हें अपना ही इलाज करवाना था, मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करवानी थी तो इतने रुपए खर्च क्यों करवाए? ऐसा लेखक कहता है अपनी पत्नी से। देखिए, इसमें जितना भी है ना क्वेश्चन जो पूछा गया है, पाठ से ही पूछा गया, पाठ के आधार पर भी पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग जो है कि बना लीजिए क्वेश्चन, और अगर नहीं भी हो पाया आपसे तो अगले क्लास में ना हम मतलब कि इसका जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। चिकित्सा का चैप्टर जो है, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे अगले क्लास में। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।